everyone, this is CA Anjali Bakkar and this video is for CA इंटर स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट जनवरी 27 में है। हम लोग आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं जीएसटी का, जिसमें आज मैं आपको पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा दूंगी, अच्छी से क्लियर क्लैरिटी के साथ पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड ये नोट्स और क्वेश्चन बैंक जो भी है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंचे एंड आप तक सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचे, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस पहुंचे। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 6, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबसे पहले बात तो यह है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको क्यों डिटरमाइन करना जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। हम लोगों को इतना तो पता है कि जब सप्लाई होता है तभी जीएसटी लगता है, राइट। अगर कोई चीज सप्लाई ही नहीं है तो उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, वी नो दिस। ये जीएसटी आप किस वैल्यू पे डिटरमाइन करोगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल एट द रेट 18% आपको जीएसटी लगाना है, बट वैल्यू किस पे लगाओगे, उसके लिए आपको सप्लाई की क्या वैल्यू है वो पता रहना जरूरी है, राइट। एंड दिस इज व्हाई वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट। आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते आना चाहिए, क्या इंक्लूड होता है क्या एक्सक्लूड होता है वो पता रहना चाहिए, करेक्ट। एक चीज पूरा डिटेल में देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पता चल गया, बता दिया। ठीक है, राइट। अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स ना, डू रीच आउट टू मी डायरेक्टली, मैं सारे डाउट्स आपके सॉल्व करूंगी। आई एम अवेलेबल फॉर यू, राइट। आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये जो चार्ट है ना, ये आप एंड में देखना, तो आपको ये जो चार्ट एंड में देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या है ये। ठीक है, पहले डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपके सेक्शन नंबर 15 का पार्ट है। सेक्शन नंबर 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, वेयर सप्लायर एंड द रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। क्या क्या चीजें हैं, सप्लायर एक है और एक रिसिपिएंट है, वो दोनों, पहला पॉइंट वो रिलेटेड नहीं है, एंड सेकेंड पॉइंट इज प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। मतलब प्राइस का क्या मतलब है, जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे कोई, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपका कंसिडरेशन है। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ भी कम ज्यादा लेना देना कर नहीं रहे हो, जो प्राइस है वही एक कंसिडरेशन है और उतना ही है। और सप्लायर और रिसिपिएंट ये दोनों, मतलब जो सप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कर रही हूँ सप्लाई ऑफ गुड्स, किसे किसे वीबी को, तो ए बी और वीबी रिलेटेड नहीं रहने चाहिए एंड प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन। In that case, the value of supply of goods or service or both shall be the transaction value. Shall be the transaction value which is price actually paid or payable for that said supply of goods or service or both. क्या जो एक्चुअल प्राइस पे करने हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो वैल्यू जो रहेगी वो आपकी प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल जो भी है वो रहेगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सबसेक्शन नंबर 1। क्या सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं रहने चाहिए, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट का सबसेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है, वैल्यू सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएगी, दैट इज एडिशंस इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, मैं बता रही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क 8 मार्क के क्वेश्चंस, 6 मार्क के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आता है, हर जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, सो मेक श्योर आप अच्छी से पूरा समझ के लो। हम देखेंगे क्या क्या एडिशंस होते हैं, दैट मीन्स क्या क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, क्या इंक्लूड होता है। एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस एक्सेट्रा लेविड अंडर एनी लॉ other than GST, levied under any law other than GST if charged separately by the supplier। इसका क्या मतलब है, मैं AB, ठीक है, मैं सप्लाई कर रही हूँ VB को, मैं सेपरेटली VB से
कोई चार्जेस ले रही हूँ, कोई टैक्सेस है, कोई ड्यूटीज है, कोई फीस है, कोई सेस है, ठीक है। और अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी, मतलब जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कोई भी जीएसटी हो, जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है। इसके अलावा जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्सेस है, चार्जेस है, कोई फीस है, कोई सेस है, अगर सप्लायर सेपरेटली चार्ज कर रहा है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। इट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट, third party payments made by recipient in relation to such supply where supplier is liable to pay and were not included in the price। क्या क्या है? एक पहला पॉइंट थर्ड पार्टी पेमेंट है। किसने पे किया है? रिसिपिएंट पे कर रहा है। किससे रिलेटेड? सप्लाई से रिलेटेड, विच सप्लायर वाज लायबल टू पे एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस। 5 पॉइंट्स है। थर्ड पार्टी पेमेंट रिसिपिएंट कर रहा है। अपने केस में रिसिपिएंट कौन है? वीबी। एबी सप्लायर। मेरी लाइबिलिटी थी, एबी की लाइबिलिटी थी कि कुछ थर्ड पार्टी पेमेंट करना है, लेकिन वो चीज मैंने प्राइस में इंक्लूड नहीं किया। मेरे जगह पे वीबी, दैट इज रिसिपिएंट, इज पेइंग दैट अमाउंट टू थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय रिसिपिएंट इन रिलेशन टू सप्लाई। सप्लाई से रिलेटेड है या नहीं है तो फिर तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। इन रिलेशन टू सप्लाई विच सप्लायर वाज लायबल टू पे एंड इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस, ठीक है। ऐसा कोई थर्ड पार्टी पेमेंट है तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अगर कोई है इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग, इंक्लूड अलग से लिखा है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कमीशन एंड पैकेजिंग ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। ये कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग done by supplier in respect of supply till delivery of goods or services if charged to recipient। अगर सप्लायर, अपना सप्लायर कौन है अपने केस में? एबी, राइट। रिसिपिएंट कौन है? मैं हूं सप्लायर। रिसिपिएंट कौन है? वीबी। वीबी कौन है? रिसिपिएंट है, राइट। अगर मैंने वीबी को चार्ज किया है इन रिलेशन टू सप्लाई, क्या चार्ज किया है? कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, कोई कमीशन है, कोई पैकिंग चार्जेस है, अगर इन रिलेशन टू सप्लाई एबी ने वीबी को चार्ज किया है कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस अदर देन वन गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर आपको कोई सब्सिडी दी है देन इट विल बी नॉट पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने सब्सिडी दी है, फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रस्ट से या कोई भी और बॉडी हो सकती है, कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, राइट। किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी ट्रस्ट से आपको इन रिलेशन टू सच सप्लाई आपको अगर कोई भी सब्सिडी मिल रही है विच इज डायरेक्टली लिंक टू योर प्राइस। अगर क्वेश्चन में अगर आपको दिया कि सब्सिडी, सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया है, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम ट्रस्ट not directly linked to your price। तो इस केस में जब क्लियर क्वेश्चन में दिया है कि इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, तो उस केस में आप उसको ऐड नहीं करोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि सब्सिडी इज रिसीव्ड फ्रॉम ट्रस्ट एंड इट इज डायरेक्टली लिंक टू your price, it is directly linked to your price, then at that time you will add it in your value of supply, you will include it in your value of supply। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई सब्सिडी दी है, चाहे वो डायरेक्टली लिंक्ड है या नहीं है, डजेंट मैटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनती है।
अंडरस्टूड। ठीक है, इसके अलावा क्या इंक्लूड होता है, कोई भी इंटरेस्ट है, लेट फीस, पेनाल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, वीबी ने मुझे पेमेंट करना था 15th ऑफ जुलाई 2026 तक। ठीक है, लेकिन इसने पेमेंट किया मुझे 25th जुलाई 26 तक। ठीक है, 10 दिन इसने मुझे लेट पे किया। अब इस 10 दिनों के लिए मैंने इससे कोई इंटरेस्ट या कोई पेनाल्टी चार्ज की। क्यों चार्ज की, क्योंकि इसने मुझे डिले किया पेमेंट में। तो इन रिलेशन टू सप्लाई, अगर उसने रिसिपिएंट ने कुछ पेमेंट किया है डिले किया है पेमेंट में, एंड सप्लायर उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस चार्ज कर रहा है, इट विल बी इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड। ठीक है, फिर से बताती हूँ क्या क्या इंक्लूड होता है। कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी, जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और ये कब इंक्लूड हो गया, टैक्सेस, फीस, लेट फीस वगैरह, इफ इट इज सेपरेटली चार्ज बाय सप्लायर। सेकेंड, अगर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट हो रहा है जो रिसिपिएंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, मतलब लाइबिलिटी किसकी थी, सप्लायर की थी, इन रिलेशन टू सच सप्लाई, एंड प्राइस वाज नॉट इंक्लूडेड, और उस सप्लायर के बिहाफ पे अगर रिसिपिएंट पेमेंट कर रहा है थर्ड पार्टी पेमेंट, इट विल बी पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। थर्ड, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग चार्जेस which are done by supplier in relation to supply of whatever delivery of goods or services, if it is charged to recipient, अगर सप्लायर ने रिसिपिएंट को चार्ज किए कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई कमीशन, कोई पैकिंग चार्जेस, इट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, subsidies directly linked to price of supply, directly linked to price of supply other than given by central and state government, it will be included in your value of supply। and अगर सप्लायर कोई लेट पेमेंट के लिए फीस चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट, पेनाल्टी चार्ज कर रहा है किससे, रिसिपिएंट से, देन इट विल बी पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन amount of subsidy shall be included in value of supply of supplier who received the subsidy। जिस सप्लायर को सब्सिडी रिसीव हुई है, सपोज फॉर एग्जांपल ये सब्सिडी जो रिसीव हुई थी अपने केस में, ये रिसिपिएंट को रिसीव हुई थी, तो क्या वो इंक्लूड करोगे आप, नहीं, जो सप्लायर सब्सिडी रिसीव हो रही है वो इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो हमने देख लिया। ठीक है, क्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए, क्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए, एनी डिस्काउंट विच इज गिवन, any discount which is given before or at the time of supply, if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of supply, and after the supply, if such discount are established in terms of agreement entered into or before the time of such supply, and ITC has been reversed by recipient of such supply attributable to such discount। क्या बोला इतना सारा, मैं बताती हूँ क्या क्या एडिशन हो गए वो तो देख लिया। ठीक है, हमें देखना है क्या आप माइनस करोगे। नॉट इंक्लूडेड का मतलब क्या है, नॉट इंक्लूडेड का मतलब है आप माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस होगा, लेकिन कौन सा डिस्काउंट माइनस होता है वो आपको पता रहना चाहिए। देखो, अगर कोई डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कौन देगा, सॉरी, ए बी आपका कौन है, आप ए बी सप्लायर है, वीबी रिसिपिएंट है, तो फॉर श्योर ए बी वीबी को डिस्काउंट देगी। करेक्ट। ठीक है, ये जो डिस्काउंट दिया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया है, मतलब जब सप्लाई हो रहा है तब मैंने दिया है, एंड प्लस, एंड इट इज शोन इन द इनवॉइस। अगर हाँ, अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई मैंने डिस्काउंट दिया है एंड इट इज शोन इन द इनवॉइस, मतलब इनवॉइस में मैंने लिखा है कि मैं ये डिस्काउंट दे रही हूँ, देन डिस्काउंट्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर मैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई कोई डिस्काउंट दे रही हूँ वीपी को, तो और मैंने उसको और एंड प्लस लिखा है यहाँ पे, एंड इट इज शोन इन इनवॉइस, मैं इनवॉइस में अगर नहीं लिख रही हूँ, देन देन मैं डिस्काउंट फिर नहीं उस टाइम पे एक्सक्लूड करूंगी। लेकिन अगर मैं इनवॉइस में लिख रही हूँ कि ये जो है ये मैंने इतना इतना डिस्काउंट दिया है, इट इज शोन इन द इनवॉइस, यस, देन डिस्काउंट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है,
ये हो गई पहली केस। सेकंड केस आपकी बनती है बिफोर द सप्लाई। सप्लाई हुआ ही नहीं है अभी तक, सप्लाई होने से पहले ही मैंने डिस्काउंट दे दिया है। क्या मैंने इसको इनवॉइस में शो किया है? हाँ, अगर मैंने शो किया है तो डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन लेकिन दोनों केसेस में, चाहे दोनों केसेस में, चाहे एट द टाइम ऑफ सप्लाई है या बिफोर द सप्लाई है, दोनों केसेस में अगर मैं इनवॉइस जो है, इनवॉइस में डिस्काउंट नहीं बता रही हूँ, तो डिस्काउंट शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। एट दैट टाइम डिस्काउंट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड? ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ, अगर डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई मिल रहा है या बिफोर द सप्लाई मिल रहा है, और एंड मैंने सप्लायर ने इनवॉइस में शो किया है अगर, तो फिर डिस्काउंट आपका डिडक्ट होगा। नहीं अगर किया है तो आप डिस्काउंट डिडक्ट नहीं करोगे। अंडरस्टूड? ठीक है। थर्ड केस क्या बन सकता है आपका? आपका थर्ड केस बनेगा आफ्टर द सप्लाई कोई डिस्काउंट दिया है। आफ्टर द सप्लाई अगर कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है, सप्लाई हो गया है उसके बाद डिस्काउंट दिया, अगर अगर ये जो डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई दिया, इट इज इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। जब सप्लाई हुआ उसके पहले पता था, कोई एग्रीमेंट था, या जब सप्लाई हो रहा है कोई एग्रीमेंट था कि हाँ सप्लाई होने के बाद में ये डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो फिर इट कैन बी लिंक टू रिलेवेंट इनवॉइस और नॉट, वो चेक करना है जो एग्रीमेंट है वो रिलेवेंट इनवॉइस का। ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है कि एग्रीमेंट किसी और ही इनवॉइस रिलेटेड डिस्काउंट का होगा और आप कोई और ही इनवॉइस इशू कर रहे हो। It must be related, it must be linked to relevant invoice, and proportionate ITC should be reversed by recipient। जो recipient है अपने केस में कौन है? VB है। इसने उस डिस्काउंट से रिलेटेड जितना भी आईटीसी क्लेम किया हुआ रहेगा उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी वीबी रिवर्स करेगा। राइट? अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही है तो आपका जो डिस्काउंट है डिडक्ट होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से। लेकिन अगर ये सारी कंडीशंस मीट नहीं हो रही है तो डिस्काउंट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं फटाफट फिर से बता रही हूँ, ये आपको पूरा चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है। डिस्काउंट्स गिवन बिफोर द सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर डिस्काउंट दे रहे हैं एंड इनवॉइस में लिखा है कि हाँ इतना डिस्काउंट दिया है, इट इज शोन इन द इनवॉइस, देन यू विल डिडक्ट इट फ्रॉम योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर इनवॉइस में नहीं मेंशन किया है तो आप उसे डिडक्ट नहीं करोगे। ठीक है, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है? आफ्टर द सप्लाई कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको देखना है कि एग्रीमेंट है क्या, और वो जो एग्रीमेंट है इट शुड बी लिंक टू द इनवॉइस प्लस प्लस ये सारी कंडीशंस एंड है। राइट? एग्रीमेंट है and the agreement is linked to invoice and proportionate ITC is reversed by recipient। ये तीनों कंडीशंस अगर मीट हो रही है आफ्टर द सप्लाई के केस में तो आप डिस्काउंट जो है डिडक्ट कर दोगे। लेकिन अगर ये कंडीशंस मीट नहीं हो रही है, आईटीसी रिवर्स नहीं किया जा रहा है, जो एग्रीमेंट है वो नहीं है, या एग्रीमेंट इनवॉइस से आप लिंक नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उस केस में आप डिस्काउंट डिडक्ट नहीं करोगे। गॉट इट? गॉट इट? राइट? कुछ भी डाउट है तो पूछना। ठीक है, आप एक बार फिर से मैं देखो, सबसेक्शन 1 क्या था? 1 क्या था? सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड थे? नहीं थे। ठीक है, उस केस में जो प्राइस वुड बी सोल कंसिडरेशन, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगा वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सबसेक्शन 2 में हमने देखा क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। राइट? सबसेक्शन 3 में हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा कि कब डिस्काउंट आप डिडक्ट करोगे और कब नहीं करोगे। सबसेक्शन 4 में देखेंगे वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई of goods or service or both cannot be determined under subsection 1, the same shall be determined in such a manner as will be prescribed। अगर अगर सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 3 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, आपके पास में रिलेवेंट डेटा रिलेवेंट डिटेल्स नहीं है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, जैसा गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करी है उस मैनर में आप वैल्यू ऑफ सप्लाई उस टाइम पे डिटरमाइन करोगे। राइट?
और सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 और 4। मतलब सबसेक्शन 1 को और सबसेक्शन 4 को सबसेक्शन 5 रूल ओवर कर रहा है। कुछ भी लिखा हो आपके 1 में आपके 4 में, डजेंट मैटर। सब सेक्शन 5 ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट शैल बी डिटरमाइंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। भले ही आपके सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 में कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर कोई कुछ गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि इसका इसका वैल्यू आप ऐसे डिटरमाइन करोगे, तो फिर आप 1 को 4 को सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 को नहीं देखोगे। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने बोला है आप वो ही सुनोगे। ये आपका सबसेक्शन 5 बोलता है। अंडरस्टूड? ठीक है। कुछ भी और डाउट कुछ भी और इश्यू है तो पूछना। करेक्ट। रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन वैसे तो अपन ने पहले भी समझ लिया है, मैं फिर से बताती हूँ। एनी पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर रिलेटेड इफ, कब रिलेटेड माने जाएंगे, सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर या डायरेक्टर अगर कोई है तो वो रिलेटेड पर्सन है। ठीक है। दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस। लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स मतलब अगर कोई ऐसे ही बोल रहा है कि हम पार्टनर्स है, वो कोई लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है, तो क्या वो रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे? नहीं। कोई लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है बिजनेस में तो फिर वो रिलेटेड पर्सन है। ठीक है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर रिलेटेड पर्सन। नेक्स्ट, अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और ओन्स और होल्ड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25% ऑफ वोटिंग स्टॉक्स और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। इसका क्या मतलब है? ए बी है, ठीक है, एक वी बी है, एक एक्स वाई जेड है। ठीक है। एक्स वाई जेड को आप मान लोगे थर्ड पर्सन, एक्स वाई जेड को आप मान लोगे थर्ड पर्सन, राइट। अब एक्स वाई जेड ए बी और वी बी में ग्रेटर देन इक्वल टू 25% स्टॉक होल्ड करता है, मतलब हमें ये ओन करता है। नाउ दीज आर रिलेटेड पर्सन। कौन कौन कौन? ए बी और वी बी रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। अंडरस्टूड? इसके अलावा वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अदर। मतलब ए बी या वीबी को कंट्रोल कर रही है या वीबी ए बी को कंट्रोल कर रहा है। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, देन दे आर रिलेटेड पर्सन। ठीक है। और थर्ड पर्सन कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। किसी एक को नहीं, दोनों को कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, देन दे आर रिलेटेड पर्सन। इसके अलावा सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। मतलब हम दोनों मिलके ए बी और वी बी मिलके एक्स वाई जेड को कंट्रोल कर रहे हैं। टुगेदर वी कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, देन सच पर्सन आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन। एंड जो मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन जीएसटी लॉ में क्या थी? हमने पढ़ा था पर्सन, पर्सन की स्पाउस एंड चिल्ड्रन। इनके अलावा इनके अलावा इनके अलावा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, अगर ये डिपेंडेंट है पर्सन पे, तो अगर ये डिपेंडेंट नहीं है तो वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आते। अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर डिपेंडेंट है तो वो फैमिली के डेफिनेशन में आते हैं। तो अगर कोई मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली है देन दे आर रिलेटेड पर्सन। एंड वन ऑफ देम इज सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनेट ऑफ अदर। इसका क्या मतलब है? ए बी है एंड वी बी है, राइट। अब बी बी ए बी का एजेंट है और ये मेरा अकेला एजेंट है, सोल एजेंट है। मतलब वीबी किसी और के लिए एजेंसी का काम नहीं करता है, वीबी मेरा अकेला एजेंट है। इन सच केसेस ए बी एंड वीबी बिकम रिलेटेड पर्सन। अंडरस्टूड? ठीक है। ये हो गया रिलेटेड पर्सन का आपका डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 नॉट इंक्लूडेबल इन टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। ये क्या है? ये सीबीआईसी जो है वाइड सर्कुलर नंबर दिस has clarified that for the purpose of determination of value of supply under GST, TCS, tax collected at source under provisions of Income Tax Act would not be includable as it is an interim levy not having the character of tax। क्या बोल रहे हैं? हमने ऊपर क्या पढ़ा था, क्या क्या इंक्लूड होता था? सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्सेस है, कोई भी चार्जेस है,
राइट, कोई भी फीस है, कोई सेस है, वॉट एवर एक्सेट्रा, कोई पेनाल्टी है, ठीक है। जीएसटी के अलावा अगर ये कोई भी अंडर एनी अदर लॉ कोई टैक्सेस, चार्जेस, फीस, कोई पेनाल्टी, कोई सेस है तो वो इंक्लूड करेंगे, ये हमने पढ़ा था, राइट। राइट, अब ये बोल रहे हैं कि एक अलग से सर्कुलर सीबीआईसी ने निकाला और बोला इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में जो टीसीएस कलेक्ट होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं इंक्लूड करोगे आप। ये क्या हो गया, ये एक एक्सेप्शन हो गया, राइट। टीसीएस अंडर कहा गया, हाँ, टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट, आउटवर्ड फ्रेट ट्रांजिट और इंश्योरेंस, ठीक है। आउटवर्ड फ्रेट ट्रांजिट और है ये इंश्योरेंस, राइट, वेयर द सप्लायर अग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट द बायर्स प्रीमाइसेस and arranges for transport and insurance, the contract of supply becomes a composite supply. The principal supply means supply of goods. Therefore, outward freight and transit insurance becomes part of value of composite supply, and GST is payable at the same rate applicable for relevant goods. However, if the contract is ex factory basis where buyer pays the outward freight and insurance, the same will not be included in value of supply of goods. Important क्या बोल रहे हैं, एक ही सप्लायर ए बी, मैं कौन हूँ, सप्लायर हूँ, राइट। मैं सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही हूँ किसे, वीबी को, राइट, ठीक है। वीबी कौन हो गया, रिसिपिएंट हो गया। दो केसेस है, पहला केस तो ये है जहां ए बी जो है वो जो इंश्योरेंस है, राइट, जो इंश्योरेंस है या फ्रेट चार्जेस है, ए बी वीबी के लिए दे रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ए बी जो है वीबी के लिए इंश्योरेंस फ्रेट चार्जेस दे रही है, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है, सेकेंड केस इज जहां ये इंश्योरेंस और फ्रेट जो है वीबी खुद ही दे रहा है, वीबी खुद ही पे कर रहा है, रिसिपिएंट हिमसेल्फ इज पेइंग इट। तो ये दो केसेस है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जब इंश्योरेंस और फ्रेट सप्लायर रिसिपिएंट के लिए पे करता है तो ये कंपोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा, और जो भी फ्रेट चार्जेस है या जो भी इंश्योरेंस के चार्जेस है वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे, मतलब आप उसमें इंक्लूड करोगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ये जो रिसिपिएंट है वो पे कर रहा है इंश्योरेंस और फ्रेट चार्जेस, उस टाइम पे ये कोई कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये जो भी इंश्योरेंस चार्जेस या फ्रेट चार्जेस है ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर सप्लायर जो है वो पे कर रहा है रिसिपिएंट के बिहाफ पे, तो फिर ये जो है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई की पार्ट बनेगा और इस पे जीएसटी भी लगेगा, राइट। इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, केस स्टडीज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे, राइट। नाउ नेक्स्ट वी विल सी अलाउएबिलिटी ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय सप्लायर्स। कुछ डिस्काउंट के टाइप्स दिए गए हैं जो सप्लायर रिसिपिएंट को देता है। क्या टाइप्स है, एक पहला हम देखेंगे स्टैगर्ड डिस्काउंट, मतलब बाय मोर सेव मोर ऑफर्स होते हैं। कैसे आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हो, इन केस ऑफ स्टैगर्ड डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन परचेस वॉल्यूम। जैसे जैसे मेरा परचेस का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लायर मुझे ज्यादा डिस्काउंट देगा। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल वन में गेट a 10% discount for purchase above 5,000 rupees. Next 20% discount for purchase above 10,000 rupees and 30% discount for purchase above 20,000 rupees. जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्काउंट का रेट भी बढ़ रहा है। This is example of your staggered discount. Such discount are shown in invoice itself and are excluded from determination of value of supply. Excluded का क्या मतलब है, आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्शन होगा, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि जो अपनी कंडीशन थी इनवॉइस में लिखा रहना चाहिए, हमने सबसेक्शन नंबर 3 में पढ़ा था, राइट। तो अगर सच डिस्काउंट्स आर शोन इन इनवॉइस इटसेल्फ देन दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई,
अंडरस्टूड। स्टैगर्ड डिस्काउंट मतलब बाय मोर गेट मोर डिस्काउंट, जैसे जैसे मेरा परचेस का वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्काउंट का रेट भी बढ़ते जाता है। दिस फिनिशेस योर फर्स्ट। सेकेंड आपका जो है वो है पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट, जिसको वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोलते हैं। ये क्या है? दिस डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड बाय सप्लायर्स टू देयर स्टॉकिस्ट। जो सप्लायर रिसिपिएंट को दे रहा है क्या ये डिस्काउंट? नहीं नहीं, जो ईयर एंडिंग या जो पीरियोडिक है या जो वॉल्यूम डिस्काउंट है वो सप्लायर रिसिपिएंट को नहीं देता है, उसका जो स्टॉकिस्ट होता है, जो स्टॉक वाला इंसान है उसका जो स्टॉकिस्ट होता है उसको ये डिस्काउंट दिया जाता है। क्या है एग्जाम्पल समझो। एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% इफ यू परचेस 10,000 pieces in a year. Get additional discount of 2% if you purchase 15,000 pieces in a year. मतलब जैसे जैसे पीसेस जो स्टॉकिस्ट है वो खरीदते जाएगा जैसे जैसे वैसे वैसे रेट ऑफ डिस्काउंट भी बढ़ रहा है। सच डिस्काउंट्स आर एस्टेब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, नॉट शोन इन द इनवॉइस एज एक्चुअल क्वांटम गेट डिटरमाइंड आफ्टर सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड। क्या बोल रहे हैं ये लोग? बोल रहे हैं कि ये जो पीरियोडिक ईयर एंडिंग या वॉल्यूम डिस्काउंट होते हैं जनरली इनका एग्रीमेंट तो होता ही है कि इतना इतना डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, एग्रीमेंट में लिखा होता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं इनवॉइस में नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि जब आगे सेल होगा तो पता चलेगा ना कितना सप्लाई हो रहा है, पहले से सप्लाई कैसे डिटरमाइन हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट जो है ये इनवॉइस में दिखाया ही नहीं जाता है। और अगर इनवॉइस में आप कोई डिस्काउंट नहीं दिखा रहे हो तो आपने सबसेक्शन 3 के हिसाब से कंडीशन मीट नहीं की है एंड आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिटर्मिनेशन में से डिस्काउंट का पार्ट ही हट जाएगा, आप एक्सक्लूड नहीं करोगे। In commercial parlance, such discounts are colloquially referred to as volume discounts, are passed on by supplier through credit notes, are excluded to determine value of supply provided they satisfy parameters laid down in subsection 15, section 15 subsection 3। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है मतलब इनवॉइस में अगर नहीं बताया तो फिर नहीं ही डिस्काउंट में एक्सक्लूड करोगे आप। लेकिन अगर इनवॉइस में दिखा रहा है सप्लायर स्टॉकिस्ट को तो फिर अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप एक्सक्लूड करोगे डिस्काउंट को फ्रॉम डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय रिसिपिएंट। कंडीशन एक और थी, कौन सी? रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय रिसिपिएंट। मतलब देखो मैं आपको फिर से उधर लेके जाऊं, एग्रीमेंट है राइट, इनवॉइस से लिंक्ड है, अगर नहीं तो नहीं मिलेगा, अगर है तो है मिलेगा एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा रिसिपिएंट को, अगर नहीं किया तो आप नहीं एक्सक्लूड करोगे, किया तभी एक्सक्लूड करोगे। करेक्ट? ठीक है, ये हो गया आपका पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट जिसको वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोलते हैं। दो हो गए, एक हो गया आपका स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर गेट मोर। ठीक है, ऐसे केसेस में जनरली इनवॉइस में दिखाया जाता है एंड इट विल बी एक्सक्लूडेड। पीरियोडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट या जो वॉल्यूम डिस्काउंट होते हैं सप्लायर स्टॉकिस्ट को ये डिस्काउंट देता है, सेम है बाय मोर, जितना जितना आइटम परचेस करेगा उतना उतना रेट ऑफ डिस्काउंट बढ़ते जाएगा। इसकी अगर कंडीशंस तीनों सेटिस्फाई हो रही है, एग्रीमेंट, इनवॉइस और आईटीसी रिवर्सल, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप डिटर्मिनेशन के टाइम पे एक्सक्लूड करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट। नेक्स्ट वी विल सी सेकेंडरी डिस्काउंट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी डिस्काउंट्स क्या होते हैं? दीज आर द डिस्काउंट्स विच आर not known at the time of supply or are offered after supply is already over। सप्लाई होने के बाद ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, जब सप्लाई हो रही है तब ये डिस्काउंट पता ही नहीं है कि दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेसर्स ए सप्लाइज 10,000 ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स टू बी एट ₹10 पर पैकेट। आफ्टरवर्ड्स ए ने रिवैल्यू कर दिया एट 9 पर पैकेट। सब्सिक्वेंटली ए इश्यूज क्रेडिट नोट फॉर ₹1 पर पैकेट। क्या हो गया? ए ने बी को सप्लाई किया है ₹10 पर पैकेट का बिस्किट, बाद में सप्लाई के बाद में क्या किया? ए ने रीवैल्यू कर दिया ₹9 पे और ₹1 की क्रेडिट नोट इश्यू कर दी, राइट? Secondary discount shall not be excluded from determining value of supply, as such discounts are not known at the time of supply। हमको क्या पता ही नहीं था, जब सप्लाई हो रही है तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब क्या कोई एग्रीमेंट वगैरह था पहले से? नहीं था,
भाई एग्रीमेंट होता तो पता होता ना, तो मतलब इसका मतलब कोई एग्रीमेंट था ही नहीं। जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था ऐसा कोई डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आप उसको एक्सक्लूड नहीं करोगे फ्रॉम डिटरमाइनिंग योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, राइट। एंड द कंडीशंस लेड डाउन आर नॉट सेटिस्फाइड, एग्रीमेंट ही नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई है। इट मे बी नोटेड दैट फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट्स कैन बी इशूड बाय सप्लायर even if the conditions mentioned are not satisfied. Such credit notes do not include GST and do not have कुछ नहीं एक्स्ट्रा का बताया गया है कि भाई ये डिस्काउंट तुम एक्सक्लूड नहीं करोगे क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है आपके सब सेक्शन 3 सेक्शन 15 की। लेकिन लेकिन ये बोल रहे हैं कि भले ही वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई होंगे, डजेंट मैटर, क्रेडिट नोट तो इशू कर ही सकते हो, नॉर्मल है यार। क्रेडिट नोट तो और वो कंडीशन का क्या लेना देना, उसमें कोई जीएसटी वीएसटी थोड़ी होता है, करेक्ट। समझा। 3 डिस्काउंट हमने देखे, पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंट और स्टैगर्ड डिस्काउंट। स्टैगर्ड डिस्काउंट एक्सक्लूड होते हैं, हाँ होते हैं। पीरियोडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट सप्लायर स्टॉकिस्ट को देता है, क्या एक्सक्लूड होंगे अगर कंडीशन सेटिस्फाई है। कौन सी? आईटीसी रिवर्स बाय रिसिपिएंट, एग्रीमेंट है, एंड इनवॉइस में दिख रहा है, इनवॉइस से लिंक्ड है, इनवॉइस से रिलेटेड है सच एग्रीमेंट, ठीक है। और तो फिर एक्सक्लूड होगा, अदरवाइज नॉट। और जो सेकेंडरी डिस्काउंट होते हैं वो बाद में, सप्लाई के बाद में मिलते हैं, सप्लाई के टाइम पे पता ही नहीं होता है कि ऐसे कोई डिस्काउंट मिलने वाले है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एग्रीमेंट पहले से था ही नहीं। जब एग्रीमेंट ही नहीं था मतलब सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई, तो आप एक्सक्लूड करोगे क्या? नहीं। अंडरस्टूड। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट नो क्लेम बोनस। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा नया भी आया हुआ है, काफी पहले से ये है नहीं, राइट। नो क्लेम बोनस परमिसिबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 15(3)(a फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर्ड। क्या बोल रहे हैं, सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए जो है उसमें डिडक्शन अलाउड है नो क्लेम बोनस का। क्या बोल रहे हैं, देखो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है मेक अ डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ एनसीबी subject to certain conditions to the insured in insurance policy document itself and also provides details of NCB in the invoice also। जो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्या करती है, जो इंश्योर्ड है जिसने इंश्योरेंस लिया वो इंश्योर्ड, राइट, इसको पहले ही बता देती है कि हम एक ऐसा नो क्लेम बोनस है वो डिडक्ट करते हैं। और जब इनवॉइस इशू करती है तो वो इनवॉइस में भी लिखा होता है कि भाई ऐसा नो क्लेम बोनस डिडक्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इनवॉइस में है, पहले से पता है, मतलब भले ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, राइट, ठीक है। द प्री डिस्क्लोजर इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड स्पेसिफिक मेंशन ऑफ डिस्काउंट इन द इनवॉइस इज इन कॉन्सोनेंस विद द कंडीशंस लेड डाउन ऑफ डिस्काउंट डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये बोल रहे हैं कि इस पहले से ही पता रहना चाहिए, इनवॉइस में भी लिखा है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नो क्लेम बोनस में भी। Since as per section 15(3)(a, value of supply shall not include discount which is given before or at the time of supply, if such discount has been duly recorded in invoice itself. Therefore, it is clarified that NCB is permissible deduction under said section for the purpose of calculation of value of supply provided by insurance company to insure. In short, जो इंश्योरेंस कंपनी है, राइट, ये इनका एक जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, पॉलिसी की डॉक्यूमेंट्स है, इसमें ऑलरेडी है कि भाई हम एनसीबी डिडक्ट करेंगे, नो क्लेम बोनस जो होता है वो डिडक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योर्ड को इनवॉइस दे रही है तो इनवॉइस में भी वो लिख के दे रही है, इट इज शोन इन इनवॉइस कि एनसीपी डिडक्ट हो रहा है, राइट, राइट। एग्रीमेंट है, हाँ है, ये रही एग्रीमेंट। सेकंड, इनवॉइस है, हाँ है। थर्ड 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 बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई होने के पहले या होने के वक्त पता था क्या कि ऐसा कोई एनसीबी डिडक्ट होने वाला है? हाँ,
पहले ही तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया है कि हम करेंगे डिटेक्ट। तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो आप जो एनसीबी है, नो क्लेम बोनस जो है, इसको एज अ डिस्काउंट अज्यूम कर लोगे एंड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिडक्ट होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। एनसीबी वाला पार्ट क्या क्या देखा हमने इस चैप्टर में, क्या क्या देखा? चैप्टर नंबर आपका 6 है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 15। ठीक है, पहले हमने देखा रिलेटेड नहीं है तो प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, ट्रांजेक्शन वैल्यू आप मान लोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, क्या क्या इंक्लूड होता है, राइट? क्या क्या इंक्लूड होता है? कोई भी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, कोई भी अमाउंट अदर देन जीएसटी अंडर एनी लॉ। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी पेमेंट्स जो रिसिपिएंट सप्लायर के बिहाफ पे कर रहा है, जो सप्लायर को करना चाहिए था लेकिन रिसिपिएंट कर रहा है एंड इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस। Next, incidental expenses, commission, packaging expenses, which are done by supplier in respect to supply, right? Next, subsidy other than central state government subsidy will be included in your value of supply, और कोई interest late fee penalty है which is charged by supplier from recipient queue for the delay in payment, तो आप वो include करोगे, right? क्या क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, क्या क्या एक्सक्लूड किया जाता है? डिस्काउंट जो है, अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता है डिस्काउंट मिलने वाला है एंड इट इज शोन इन द इनवॉइस, तो आप डिडक्ट करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट। ठीक है, आफ्टर द सप्लाई मिल रहा है डिस्काउंट, और ये कब डिडक्ट होगा? अगर पहले से कोई एग्रीमेंट था एंड द एग्रीमेंट कैन बी लिंक्ड टू रिलेवेंट इनवॉइस एंड proportionate ITC is reversed by such recipient। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डिस्काउंट डिडक्ट होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट डिडक्टेड, राइट? सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि अगर आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो फिर जैसा मैनर प्रिस्क्राइब्ड है वैसे डिटर्मिनेशन होगा। सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 को साइड में रखो, सबसेक्शन 5 का सुनो। क्या अगर गवर्नमेंट ने कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया कि ऐसे ऐसे कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन होगा तो फिर गवर्नमेंट का सुनने का, राइट? रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमने समझी। एक एक्सेप्शन हमने देखा कि टीसीएस जो है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो आप इंक्लूड नहीं करोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, राइट? नेक्स्ट हमने आउटवर्ड फ्रेड का और ट्रांजिट इंश्योरेंस का केस समझा, जहां पे अगर आउटवर्ड फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो सप्लायर दे रहा है रिसिपिएंट को, तो उसको एक कॉम्पोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा। उस वो फॉरवर्ड चार्ज या जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे, उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर रिसिपिएंट सप्लायर को पे कर रहा है वो अमाउंट, तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, हेंस उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमने डिस्काउंट्स के टाइप्स समझे, डिस्काउंट्स के हमने टाइप समझे। स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर ऑफर्स, एक्सक्लूड होता है? हाँ होता है। पीरियोडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट, इसको वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोलते हैं, ये स्टॉकिस्ट को दिया जाता है, सेम बाय मोर सेव मोर बट स्टॉकिस्ट को दिया जाता है। और अगर तीनों कंडीशंस कौन सी? एग्रीमेंट, इनवॉइस, आईटीसी रिवर्सल, अगर सेटिस्फाई हो रही है तो एक्सक्लूड होगा डिस्काउंट, अदरवाइज इट विल नॉट। ठीक है, एंड सेकेंडरी डिस्काउंट्स वो होते हैं जो पता ही नहीं होते दिए जाने वाले हैं, सप्लाई के बाद दिए जाते हैं। ड्यूरिंग द सप्लाई पता ही नहीं है, इसका मतलब कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई क्या नहीं हुई, आप एक्सक्लूड नहीं करोगे। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा, नो क्लेम बोनस, ये एज अ केस स्टडी या फिर एमसीक्यू में कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट? नो क्लेम बोनस वाला जो पॉइंट है, इन शॉर्ट में नो क्लेम बोनस जो है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस होल्डर को पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पहले से ही लिख के दे देती है कि हम एनसीबी डिडक्ट करेंगे, और जो इनवॉइस देती है उसमें भी वो लिखा हुआ होता है कि इतना इतना एनसीबी डिडक्टेड है। मतलब बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता था कि ये डिस्काउंट मिलने वाला है, एनसीबी डिडक्ट होने वाला है, hence it will be deducted from your value of supply, क्योंकि सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, करेक्ट? दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 6 वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग सारे के सारे डिटेल में देखेंगे।
मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कोई डाउट्स है तो प्लीज आस्क मी डायरेक्टली, ओके। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी जरूर दे देना, योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, ओके। विद इन 45 मिनट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म कर दिया है। नेक्स्ट इसमें हम इसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। एंड डू रिवाइज एवरीथिंग, ओके। जिस दिन जो लेक्चर किया है उसको उसी दिन रिवाइज कर लो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा फॉर योर रिटेंशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।